हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज मैं कवि सोहन लाल द्विवेदी द्वारा रचित कविता सुना रहा हूं तुम्हें भैरवी के सारांश को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूं। यद्यपि इस कविता को मैंने 2 भागों में पढ़ाया है और इन दोनों भागों से संबंधित वीडियो का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। जो बच्चे इस कविता के अर्थ को अच्छी तरह से नहीं समझ पाए हैं वे प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, लिंक को क्लिक करके दोनों वीडियो को देखें, क्योंकि सारांश को समझने से पहले यदि आप कविता के अर्थ को भी अच्छी तरह से समझ लेंगे तो आप देखेंगे कि आप सारांश तो लिख ही पा रहे हैं। इसके साथ ही साथ यदि यह प्रश्न पूछा जाए कि कवि ने इस कविता की रचना किस उद्देश्य से की है तो आप इस प्रश्न का उत्तर भी लिख पाएंगे, क्योंकि परीक्षा में कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे ये तो अभी आपको मालूम भी नहीं है, लेकिन आपको तैयारी करनी पड़ती है ताकि आप हर प्रकार के प्रश्न का उत्तर अच्छी तरह से दे सकें। तो हर प्रकार के प्रश्न को अच्छी तरह से लिख सकें, इसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले कविता के प्रत्येक पंक्ति के अर्थ को समझें, कविता के सारांश को भली भांति समझ लें। तो आज मैं आप लोगों के समक्ष कविता के सारांश को लेकर उपस्थित हूँ, वह भी मैं लिखकर आप लोगों को समझाऊंगी। परीक्षा नज़दीक है पर आप घबराएं नहीं, अपने दिमाग को शांत रखें और एकाग्रचित होकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। आप देखेंगे हर विषय आपको अच्छी तरह से समझ में आने लगेंगे और आप परीक्षा में हर प्रश्न के उत्तर भी अच्छी तरह से दे पाएंगे। तो चलिए आरंभ करती हूँ। देखिए, सुना रहा हूँ तुम्हें भैरवी, सोहन लाल द्विवेदी। कवि सोहन लाल द्विवेदी जी ने इस कविता को उस समय लिखा है जब हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था। हम अपनी गौरवमयी संस्कृति को भूल रहे थे। हमारा अतीत कितना गौरवशाली है इस बात से अनभिज्ञ थे और यही हमारी गुलामी का कारण थी। तो सबसे पहले इस बात को समझिए कि कवि सोहन लाल द्विवेदी जी को इस कविता को लिखने की क्या आवश्यकता पड़ी। तो इस कविता को लिखने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था और हम अपनी संस्कृति को भूल रहे थे। एक ऐसी संस्कृति जो अत्यंत गौरवमयी संस्कृति है। हम अपने ही संस्कृति को भूल बैठे, उनसे अनजान बन बैठे और अपनी संस्कृति को भूलने के कारण ही, अपनी महिमामयी गौरवमयी संस्कृति को भूल जाने के कारण ही हम गुलाम भी हुए। तो कवि ने हमें भैरवी सुनाया। भैरवी एक जागरण गीत, प्रातःकाल यह गाया जाता है। तो कवि हमें नींद से जगा रहे हैं। प्रातःकाल जो गीत गाया जाता है भैरवी, अर्थात नींद से जगाने वाला गीत, तो कवि ने भी हमें भैरवी सुनाया। क्यों? ताकि हम भी नींद से जागे। कैसी नींद से? गुलामी की नींद से। तो यहाँ पर आप देखिए, मैंने जो कुछ भी कहा इसे आप उद्देश्य में लिख सकते हैं। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि इस कविता का क्या उद्देश्य है, तो अभी मैंने जो कुछ भी कहा है इसे आप सुन कर अपनी कॉपी में ज़रूर लिख लें, ताकि आप उद्देश्य से संबंधित प्रश्न के उत्तर को भी अच्छी तरह से लिख सकें। तो हम सभी भारतीय नींद में थे। कैसी नींद में? गुलामी की नींद में। कहते हैं ना, सोए को जगाना आसान होता है लेकिन जगे को जगाना बड़ा ही कठिन होता है। तो हम वैसे ही जगे हुए हैं, हम जागे हैं, लेकिन जानबूझकर नींद में डूबे रहने का क्या कर रहे हैं? आभास दिला रहे हैं। ये अत्यंत दुष्कर होता है, अत्यंत कठिन होता है ऐसे लोगों को नींद से जगाना। अतः कवि का यही प्रयास है कि जो लोग गुलामी की नींद में डूबे हुए हैं वे इस नींद से जागे और आज़ादी की लड़ाई में अपना योगदान दे, आज़ादी को प्राप्त करें।
अतः कवि की यह कविता जागरण गीत है जो प्रत्येक भारतवासी को गुलामी की नींद से जगा रही थी। प्रस्तुत कविता में कवि ने हम भारतवासियों को जागृत करते हुए कहा है कि सबसे पहले ज्ञान का दीपक हमारे देश में जला, फिर यहाँ का ज्ञान ही संपूर्ण विश्व में फैला और तभी जाकर विश्व से अज्ञानता का अंधकार दूर हुआ। सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद की रचना भारत में हुई। तो हमारी गरिमामयी संस्कृति का परिचय देते हुए कवि द्विवेदी जी ने सबसे पहले इसी बात को बतलाया है कि हमारे देश में ही तो वेद की रचना हुई, जो विश्व का प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। इसका तात्पर्य क्या होता है? इसका तात्पर्य यही है कि हमारे देश में ही पहले ज्ञान का दीपक जला, ज्ञान की ज्योति फैली और यही से ज्ञान पूरे विश्व में फैला। विश्व के अंधकार को यानी अज्ञानता के अंधकार को हम भारतवासियों ने ही सबसे पहले दूर किया। आप यहाँ पर कवि जयशंकर प्रसाद की कविता हमारा प्यारा भारतवर्ष से 2 पंक्ति उदाहरण स्वरूप लिख सकते हैं। क्या है वह पंक्ति? देखिए, जगे हम लगे जगाने, विश्वलोक में फैला फिर आलोक, व्योम तम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। कवि ने बतलाया है कि वेद उपनिषद की रचना हमारे भारत भूमि में हुई, जिसने संपूर्ण जग को जीने का मार्ग बतलाया और यह भी बतलाया कि ज्ञान ही शक्ति है और ज्ञान से ही मुक्ति संभव है। तो कवि ने बतलाया है कि हमारे देश में ही सबसे पहले वेद उपनिषद की रचना हुई, जिस वेद और उपनिषद ने मानव को क्या सिखलाया? तो वेद और उपनिषद ने मानव को जीने का मार्ग दिखलाया। वेद उपनिषद ने ही बतलाया ज्ञान ही शक्ति है और ज्ञान से ही मुक्ति संभव भी है। पर दुख इस बात का है कि हम भारतीय ही इनसे अनभिज्ञ हैं और अनजान हैं। तो ये बड़ी विडंबना है, ये बहुत बड़ी त्रासदी है कि इस सच्चाई से ही हम भारतीय आज भी अनजान बने हुए हैं। सिर्फ अंग्रेजों के समय ही अनजान बने हुए थे ऐसी बात नहीं है। आज भी बहुत से लोग इस सच्चाई से अनजान हैं, अनभिज्ञ हैं। ये बहुत बड़ी दुख की बात है। हमारा देश सोने की चिड़िया थी, धन धान्य से पूर्ण इस धरती की संपदा को विदेशी शत्रुओं ने हर लिया, जिसका परिणाम है कि हम भारतीयों की आर्थिक स्थिति दयनीय है, भिखारियों की भांति है। यदि हम सभी ने एकजुट होकर विदेशियों का मुकाबला किया होता तो हमारा देश धन धान्य से पूर्ण होता। कवि बतलाना चाहते हैं कि हमारे भारतवर्ष को पहले क्या कहा जाता था? सोने की चिड़िया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रचुर मात्रा में धन संपदा थी। लेकिन हुआ क्या? जब जब विदेशी आक्रमण हुए तो हम लोगों ने मिलकर एक साथ उनका मुकाबला नहीं किया। हम में से ही किसी ने विदेशियों की सहायता की, जिसके परिणाम स्वरूप हमारी धन संपदा सब विदेशी ही लूटकर चले गए। हमारी आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई, हमारी स्थिति भिखारियों की भांति हो गई। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो यह अत्यंत दुख की बात है। हमारा स्वर्णिम अतीत था, रामराज्य का सुख था, परंतु अंग्रेजी शासन में हमारे लिए भोजन प्राप्त करना एक सपने की भांति बन गया। तो कवि बताना चाहते हैं कि हमारे भारतवर्ष में एक समय राम राज्य था, हमारा स्वर्णिम अतीत था, हमारे देश में राम राज्य का सुख था। लेकिन ब्रिटिश शासन काल में हमारे लिए भोजन पाना ही एक सपने की तरह बन गया। यानी इतनी गरीबी छा गई, हमारी आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय हो गई कि किसी को भरपेट भोजन भी नहीं मिल पा रहा था। हमारे देश में संस्कृति की प्रतीक नगरी वृंदावन, मथुरा, दिल्ली, झांसी, उज्जैन, अवंती, अयोध्या, काशी थी, पर हमने सब कुछ भुला दिया। गुलामी के जंजीर में बंध कर गुलामों की तरह जीना सीख लिया है। इसलिए कवि हम भारतवासियों को गुलामी की नींद से जगाने के लिए भैरवी सुना रहे हैं। यानी हम अपने स्वर्णिम अतीत को भूल बैठे हैं, अपनी संस्कृति को भूल बैठे हैं। इसीलिए आज कवि हमें भैरवी सुना रहे हैं ताकि हम इस गुलामी की नींद से जागें। कवि कहते हैं कि यह वही भारत भूमि है जहाँ कुरुक्षेत्र के मैदान में श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश दिया था। न्याय के लिए पांडु पुत्रों ने युद्ध किया, पर हम भारतीयों ने अंग्रेजों के अन्याय का विरोध न करके उसे चुपचाप सह रहे हैं। कवि यह भी बतलाना चाहते हैं कि ये वही भारत भूमि है
जहाँ पर कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत का उपदेश दिया और बतलाया कर्म ही धर्म है। इसके साथ ही साथ पांडुपुत्र कौन कौन थे? युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। इन्होंने न्याय के लिए युद्ध किया और विजय प्राप्त की। लेकिन हम भारतवासी क्या कर रहे हैं? हम भारतवासी अपने पूर्वजों के द्वारा किए गए मार्ग का अनुसरण नहीं कर रहे हैं, बल्कि चुपचाप अन्याय को सह रहे हैं और गुलामी में जीवन यापन कर रहे हैं। भारत के स्वर्णिम गौरवपूर्ण अतीत के बारे में कवि बतलाते हैं कि महात्मा बुद्ध के दया, करुणा, अहिंसा के सिद्धांत का प्रचार जापान, चीन तक हुआ। कवि ने हमारे भारत के स्वर्णिम अतीत के बारे में बतलाते हुए कहा है कि बौद्ध धर्म के प्रचारक गौतम बुद्ध के जो सिद्धांत थे, दया, करुणा, अहिंसा, इसका प्रचार प्रसार विश्व के अनेकों देशों में हुआ। कवि कहते हैं कि भारतवासी स्वयं को पहचाने कि वे कौन थे, उनके पूर्वजों का कितना अधिक गौरवशाली इतिहास था, उनकी संस्कृति कितनी महान थी। कवि सोहनलाल द्विवेदी जी ने अपनी इस कविता के माध्यम से भारतवासियों से यह निवेदन करते हैं कि वे स्वयं को पहचाने, वे कौन थी, उनके पूर्वज कौन थे, उनकी संस्कृति कैसी महान थी। तभी तो वे अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, अपने जीवन से गुलामी की जंजीर को तोड़कर तभी वे जीवन पथ पर अग्रसर हो सकेंगे। आज यह समय आ गया है कि अपने गौरवमयी इतिहास को स्मरण कर हम जागृत हों, संगठित हों। भारत भूमि पर रहने वाले सभी जातियां एकजुट होकर, संगठित होकर अंग्रेजी शासन का विरोध कर विजय प्राप्त करें। विदेशी शासन के जंजीर से बंधी भारत माँ को मुक्त कराने में अपने प्राणों का बलिदान दे। कवि द्विवेदी जी इसलिए यह भैरवी सुनाकर हमें जगाने का प्रयास कर रहे हैं। तो कवि सोहनलाल द्विवेदी जी ने यह प्रयास किया है कि हम भारतवासी गुलामी की नींद से जगें और एकजुट होकर, संगठित होकर अंग्रेजी शासन के खिलाफ युद्ध करें। जाति पाति के भेदभाव को भुलाकर हमारे भारतवर्ष में जितनी भी जातियां हैं वे सभी आगे बढ़ें और एकजुट होकर एकता के साथ अंग्रेज़ों के खिलाफ मोर्चा बांधें। तभी जाकर हम अपनी भारत माँ को गुलामी की जंजीर से मुक्त करा सकेंगे। और इसीलिए कवि द्विवेदी जी यह भैरवी हमें सुना रहे हैं और हमें जगाने का प्रयास कर रहे हैं। तो यह है इस कविता का सारांश। उम्मीद करती हूँ कि इस कविता का सारांश आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मैंने जो कुछ भी कहा है अभी, आप सभी उस बात को, वीडियो को सुनते हुए लिख लें, ताकि आप बाद में इस बात को समझते हुए याद कर लें। तो वीडियो को लाइक करें और सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में इसे शेयर ज़रूर करें। परीक्षा काफ़ी नज़दीक है, पर मैं यही कहना चाहूँगी कि आप घबराएं नहीं, क्योंकि घबराने से कभी किसी समस्या का हल नहीं होता है, बल्कि स्थिर चित्त करके ही आप किसी समस्या का समाधान कर सकते हैं। विषय को खूब अच्छी तरह से पढ़िए, क्योंकि विषय का अगर ज्ञान नहीं होगा तो आप परीक्षा में क्या लिखेंगे। परीक्षा में किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए विषय का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए प्रत्येक पाठ को खूब अच्छी तरह से, ध्यान से, मन लगाकर पढ़िए और अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कीजिए। मेरा आशीर्वाद हमेशा आप सभी के साथ है। शुभकामनाओं के साथ, धन्यवाद।